नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी यूपी द्वारा संचालित SWD यूपीएससी की फ्री यानी IAS की फ्री कोचिंग का फॉर्म अप्लाई किया था और उसका जो एग्ज़ाम है वो 5 तारीख को है, यही आने वाली 5 नवंबर को। तो यदि आपका भी एग्ज़ाम है और प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस पेपर आप खोज रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को 2019 और 2022 के 2 पेपर सेट आप सभी लोगों को करवाने जा रहा हूँ। आज ये 2019 का पहला सेट मैं करवाऊँगा। डिटेल्स आंसर सहित करवाएंगे। दोस्तों देखिए, जितना भी है यहाँ पे, जितना भी क्वेश्चंस हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वादा करता हूँ कि आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी देखिए, यही नहीं होता है कि इसी से जो है आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि लेवल पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये पता चल जाता है। और हाँ, क्यों नहीं आएंगे इससे, अगर हमने किसी भी क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है SWD द्वारा संचालित होती है। कई जगह इसकी ब्रांचेस हैं, आपने इसके अप्लाई करने से पहले सभी पढ़ लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया होगा। आज हम जो करने वाले हैं ये, इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशंस है कि इसमें जो है 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का टाइम रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, इसलिए सबसे अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूरे के पूरे अटैम्प्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें अगर आपका गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप सभी लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में। आप सभी लोगों को मैं ये दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास पहले से ही ये दोनों पेपर मौजूद थे, 2019 का और 2022 का। ठीक है, 2019 में मेरे भैया जी इसमें सेलेक्टेड हुए थे, तो उन्हीं का पेपर हुआ था और 2022 में मैंने दिया था, तो फिलहाल मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। ठीक है, बाकी आगे देखिए, चलते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि देखिए, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज करने वाले आप सभी लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट। ठीक है, सभी लोग बोलते हैं आर्यभट्ट का 0। ठीक है, आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आंसर हमारा सेकंड करेक्ट है, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। आप सभी जानते हैं कि जो राजतरंगिणी है ये कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो आंसर तो हमारा ये हो जाता है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन से जो आमुक्तमाल्यदा है ये किसकी पुस्तक है, तो ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, मीरात ए अहमदी, ये अली मोहम्मद खान द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, अगला है मेघदूतम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये दोनों, आमुक्तमाल्यदा और जो है मेघदूतम, ये कालिदास द्वारा, और आमुक्तमाल्यदम जो है कृष्णदेव राय द्वारा जो है रचित पुस्तकें हैं। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चंस का जो आंसर है यानी चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रखा गया था, कब रखा गया था, ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था सबके सामने। ठीक है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। तो पारित किया गया 22 जनवरी 1947, लेकिन रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इसमें स्थायी अध्यक्ष जो है चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो है चुने गए थे, जो कि संविधान सभा की पहले बैठक भी हुई थी। आप सभी जानते हैं संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि चौथे नंबर में देखिए कह रहा है, इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, हाँ, दोनों क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपको दिखेंगे। चलिए, इसमें कह रहे हैं, देखिए, दिल्ली सल्तनत के काल फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी बुक लिखी थी सल्तनत काल के दौरान। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, बम्बई से थाने के मध्य। बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन क्वेश्चंस आता है तो भाई आपको आंसर देना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछा भी जाएगा और हमने पोस्टमार्टम भी इसका किया है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि बम्बई से थाने के मध्य जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी, तो ये भी याद रखिएगा, बम्बई से थाने का भी दे देगा, कभी बोरी बंदर से थाने के बीच ही दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोरी बंदर से थाने के बीच ही चली थी। ये कब चली थी दोस्तों, 1839 में, वो 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी हमारे यहाँ के वायसराय थे। ठीक है,
अगर बोल दे कि इसका नाम क्या था, तो नाम इसका था विशाल भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे। याद रखिएगा, नाम भी पूछ सकता है क्योंकि भैया यूपीएससी है और यूपीएससी के क्वेश्चंस जो है काफ़ी टफ होते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है सिंपल दे देगा, लेकिन अभी आपने पेट का एग्जाम दिया होगा तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई यूपीएससी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बाबा जी के लंगोट भी पूछ लिया है भाई कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब प्रारंभ किया। जबकि आज तक मैंने लूसेंट भी पढ़ी है भाई, लूसेंट में या किसी भी बुक में ऐसा कोई भी जो है क्वेश्चंस का जिक्र नहीं है कि भैया गांधी जी ने जो है लंगोट कब से पहनना शुरू किया था भाई, क्योंकि हमें पता है यार कि ये यूपीएससी नहीं है, हम पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं नहीं आने वाली हैं पेट से, ठीक है। पेट का तो खाली चलिए उसके बारे में, ठीक है। हाँ, कितने किलोमीटर चली थी? 35 किलोमीटर चली थी, ठीक है, याद रखिएगा 35 किलोमीटर इसकी जो है डिस्टेंस थी, जो 35 किलोमीटर चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है, जो कि महावीर का सबसे महत्व है जैन धर्म में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। हाँ चलिए अगला है, देखिए कह रहा है हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी बताइए। तो हैदराबाद आप सभी जानते हैं कि मूसी नदी के किनारे है। इसको 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैंने भी गूगल में बहुत ढेर सारा ढूंढा है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप सभी लोगों को अगर मिल जाए, गूगल में भी ढूंढिए, अगर आपको ये मिल जाए तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ भाई, हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करी थी। नेट में तो यही दिखा रहा है, ठीक है। बाकी आगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ये वाला 2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है मुगल साम्राज्य का जो शासक था, आप सभी समझ रहे होंगे कौन हो सकता है बताइए। अकबर हो सकता है 1526 से 1605 में, कि औरंगजेब हो सकता है बताइए, कि जहांगीर हो सकता है बताइए। ठीक है, जहांगीर के समय टॉमस रो आया था, आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा है अकबर। अकबर हाँ अकबर, इसका आंसर है अकबर। अकबर के समय ही हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर में देखिए, कह रहा है कि गांधी ने दांडी यात्रा की समाप्ति तिथि क्या थी। देखिए दोस्तों, समाप्ति तिथि भी पूछ सकता है और शुरुआत भी कब हुई थी, दोनों पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा की गई थी। ठीक है, सूरत में जाकर के इन्होंने तोड़ा था, और ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, ठीक है, लेकिन समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। और यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 6 अप्रैल से सबने अवज्ञा आंदोलन की ही शुरुआत हुई थी, और शुरू हुआ था जो है 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में जब 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आप सभी जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त किससे रिलेटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ का जो है प्रथम जो है मतलब गवर्नर जनरल था जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त के जनक भी हैं यही लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसको बनाया गया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है विलियम बेंटिक, जो है कि सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके। जो है 1829 में विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत किया था, कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सकाई जनजाति निवास कहाँ करती है बताइए। तो सकाई जनजाति जो है मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया दोनों में निवास करती है, याद रखिएगा। तो भूमध्य रेखीय हैं ये, या बताइए शीतोष्ण है, या उष्ण मध्य प्रदेशीय प्रदेश हैं, या शीत प्रदेश हैं। तो आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं ये। तो यहाँ पर मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया में ये निवास करती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12वें नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं भाई कोडाई कनाल कहाँ स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ पालने की पहाड़ियाँ स्थित है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, याद रखिएगा। इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, या इसी को हाँ देखिए आगे ना, कार्डमम की पहाड़ी बोलती है, इलायची की पहाड़ी, ये दोनों पश्चिमी घाट पर स्थित है, याद रखिएगा, केरल साइड। अगला क्वेश्चन हमारे चलते हैं, किस विद्वान के अनुसार पौधे का प्राचीनतम उद्भव स्थल दक्षिण पूर्वी एशिया को माना जाता है, आप सभी बताइए। तो इसका आंसर हो सकता है स्पेंसर और थॉमस के अनुसार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 14वें नंबर में कि सोन, नर्मदा और महानदी ये कहाँ से निकलती हैं। तीनों नदी निकलती हैं, और ये निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, याद रखिएगा। सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं, आप सभी को बताना है। बताइए। तो कैस्पियन सागर में बताइए कौन गिरती है। वोल्गा गिरती है, यूराल गिरती है, डेन्यूब नदी गिरती है। तो आप सभी जानते हैं कि वोल्गा नदी और जो यूराल नदी है यही जो है कैस्पियन सागर में गिर सकती हैं, क्योंकि आप इनका ओरिजिन भी समझ रहे होंगे कहाँ होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड ही हमारा करेक्ट है केवल, कि वोल्गा और यूराल नदी जो है हाँ कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी हैं। अगला देखिए, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। आप सभी जानते हैं कि नदियाँ जो है डेल्टा का या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, जो है पूरा बहा करके लाया गया, जो अंत में नदी द्वारा बहा करके लाया गया जमाया जाता है, और उससे जो पंचभुजाकार त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनती हैं उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और एस्चुरी क्या होती है दोस्तों, जो समुद्र का पानी अंदर तक घुस आता है, ठीक है, नदी के मुहाने में, उसी से एस्चुरी का निर्माण होता है। जब कभी अगर आप बोलेंगे तो जो है मैं अलग से समझा दूंगा इसको, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं। इसमें देखें डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप सभी जानते हैं ये जो डेल्टा है गौर से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा चलते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछते हैं भाई इस टाइप के। पेट का भी यही सिलेबस था, लेकिन पेट में तो आज तक मुझे चारों शिफ्ट हुई हैं, कोई भी में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। फिलहाल आपकी शिफ्ट में पूछा गया हो तो बताइएगा। हाँ, तो भारत में रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो बताइए कौन है। तो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक भारत में जो है सोने का भी उत्पादक सबसे ज़्यादा राष्ट्र है। ठीक है, तो कर्नाटक जो है क्रोमाइट का भी उत्पादक सबसे बड़ा राष्ट्र है, यानी वो सबसे बड़ा जो है राज्य है, और जो है रेशम का भी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश जो है धान का उत्पादन करता है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जो है नदी के जो क्षेत्र है इसको धान का कटोरा भी कहते हैं इस क्षेत्र को। महाराष्ट्र जो है मैंगनीज और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। केरल में मसाले होते हैं, आप सभी जानते हैं, इलायची है। लेकिन हल्दी जो है अगर पूछ ले तो हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। हल्दी मसाले में आती है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित होती है। अगला देखिए, नदी की अपर्दन क्षमता कहाँ अधिकतम होती है, जहाँ यानी नदी की सबसे ज़्यादा अपर्दन क्षमता वहाँ अधिक होती है जहाँ पर वेग अधिक होता है। आप सभी जानते हैं कि अपर्दन क्षमता का मतलब कटाव, कितना कटाव होगा, तो भाई जहाँ ज़्यादा जल का वेग होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कटाव हो जाएगा, तो अपर्दन क्षमता वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा चलते हैं। टोडा जनजाति यानी कहाँ निवास करती है। तो टोडा जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो ये निवास करती है तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर, याद रखेगा। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो आप सभी जानते हैं प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है वो 82 अंश 30 डिग्री 30 मिनट है। ये GMT का मतलब कभी भी पूछ लेता है, अभी SSC में पूछा था। ग्रीनविच मीन टाइम है, याद रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारे IST से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या विचार करना है भाई साहब, हाँ देखिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि संवैधानिक सरकार वह है जो सरकार सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये बताइए कि संवैधानिक सरकार निम्नलिखित में से कौन होती है। तो आप सभी जानते हैं कि दूसरा नंबर इसका करेक्ट है, कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। स्वतंत्रता, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकार से वंचित हमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारे जो मेन अधिकार हैं वो मूल अधिकार हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है हमारे, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, उसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के सीधे वहाँ पर अपनी रिट जारी कर सकते हैं, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा है दूसरा नंबर कि भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है या चयनित होता है। तो आप सभी जानते हैं भाई निर्वाचित होता है हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। आप सभी जानते हैं भाई प्रस्तावना इस टाइम पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट बन गया है, टॉपिक बन गया है। इसको क्लियर कर लीजिए जितना हो सके। इसकी भाषा कहाँ से ली गई, भाषा आपको जो है नहीं मिलेगी नेट में, तो इसकी भाषा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये जितने भी फैक्ट है ना जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड है, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ज्वलंत मुद्रा है ये। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंडिया बनाम भारत, आप सभी समझ रहे होंगे भाई, राजनीति इसी पर चल रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है ये। तो आप सभी जानते हैं कि जो विचार की स्वतंत्रता है
और विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा, और बाकी सभी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। और दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है, ये 3 वर्ड कब जोड़े गए थे? तो 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। ये एक ही बार इसमें जो है संशोधन भी हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के जो इसकी जो पीडीएफ है ना दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेमा क्लासेस में ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं इसको। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, फ्री है भाई, जितना भी है, क्योंकि मेरे पास जो है भाई आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लग रही है। अगर एक बार आप शेयर कर देंगे तो मेरा जो मोटिवेशन है 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक संरक्षण में सुधार करें। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आप सभी जब बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 48 का ये बात कहता है, जबकि अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51 फर्स्ट का में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि डीपीएस भी इसी में है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व का जो है समावेश किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर में, कि भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान ली है? यानी नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है? तो आप सभी जानते हैं कि भाई पहला चलता था योजना आयोग और अब चलती है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में रहता है, ठीक है। और बाकी तो जो है काफ़ी पुराना है। तो आप सभी, अध्यक्ष तो पीएम है, बाकी उपाध्यक्ष और जो है इसके वो सीईओ कौन है, आप समझ जो है इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन अभी नहीं है ये, ठीक है, 2019 का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, एनएचआरसी, ठीक है। यूएनएचआरसी अलग है दोस्तों, एनएचआरसी अलग है, क्योंकि आप सभी इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी और यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी। तो भैया यूएनएचआरसी जो कि विश्व की संस्था है और एनएचआरसी जो कि हमारे भारत की संस्था है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जबकि यूएनएचआरसी की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी जानते हैं, ये आप करंट का क्वेश्चन से करंट भी आता है चूँकि। हाँ, अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा सम्मिलित है? तो संसद और राज्यों का विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिकाएं, नगर पालिका एवं पंचायतें, एलआईसी और ओएनजीसी जैसे प्राधिकरण, जो ABCD तीनों हैं, ये तीनों जो है राज्य की परिभाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका आंसर तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से, हमारे यहाँ दो है दोस्तों, बगल में ही वो हो रही है भागवत, तो उसी की थोड़ी सी आपको सुनाई देगा, उसके लिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की गई है? यानी आकस्मिक निधि और संचित निधि, दोनों निधियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई यूपीएससी के पेपर है ये। तो जो आकस्मिक निधि है अनुच्छेद 267 में जो है इसकी बात करी गई है, और जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 में बात की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी 266 नहीं, 268 में बात की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिक निधि और 268 जो है संचित निधि की बात करता है। 265 में करों का अधिवेशन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसे सौदेबाजी का संघ कहा गया है? सौदेबाजी का संघ किसने कहा था, बताइए। तो ये कहा था मॉरिस जोन्स ने, इसको सौदेबाजी का संघ कहा था, ठीक है। अम्बेडकर ने कठोर संघीय ढांचा कहा था, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध का विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? यानी आपातकाल जो 352 से 360 के बीच है, भाग 18 में, उनको किस संविधान से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि भाग 18 में हमारे 352 से 360 के बीच है, भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है, इससे रिलेटेड है। 352 राष्ट्रीय आपात को संबंधित करता है, 356 राष्ट्रपति शासन को, और वित्तीय आपात 360 को संबंधित करता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में पूंजी खाते में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? तो ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शामिल किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो, चालू खाता व रिजर्व खाता, इन सभी को शामिल किया जाता है पूंजी खाते में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आप सभी समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे भाई क्यों छोटा हो रहा है, हाँ चलिए थोड़ा सा, हाँ चलिए।
इसमें कह रहा है किस देश के असंतुलित भुगतान को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक सहायता करता है। यानी संतुलित जो असंतुलित भुगतान है उसको अगर संतुलित करना है तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक सहायता करेगा, बताइए। विश्व बैंक करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन करेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक ही करता है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1944 में हुई थी। डेविड मलपास इसके उस टाइम पे अध्यक्ष थे। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, विश्व बैंक के है ना भाई, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, अजय बंगा और एक और है ना IMF के, दोनों में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा इसमें, आप ठीक है क्लियर कर लीजिएगा। तो वह जो है विश्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय 1945 में हुई थी, और एंटोनियो गुटेरेस इसके उस टाइम पे जो है वो थे, अभी भी है, ठीक है। हाँ इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन है, हो गया। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में इच्छित स्तर के मुद्रा प्रवाह को प्राप्त करने के लिए पोषित की जाने वाली मौद्रिक एवं साख नीति में भारतीय रिजर्व बैंक कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है, जैसे CRR, ठीक है, LSR और बैंक रेट, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसकी PDF मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, सबका पोस्टमार्टम भी किया है, सबका कोई है जो मैंने आंसर भी टिक कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल प्रेमा क्लासेस में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए। इसका 2022 का भी मैं डाल दूंगा, वीडियो जैसे ही बनाऊंगा तो डाल दूंगा। उसका भी पोस्टमार्टम चल रहा है 2022 का। बाकी कोरोना काल में तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो 2019 और 2022 के 2 ही पेपर है, तो आपको ये मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे जो है इसी चैनल पर प्रेमा क्लासेस पर, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे जो है 2019 और 22 दोनों पेपर मिल रहे हैं, तो वो भी जा करके पढ़ लें, डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को आगे बूस्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।